नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को संपूर्ण रूप से देख लिया था और वहां पर हमने सबसे अंत में देखा पूर्व मध्यकाल को। वह जो पूर्व मध्यकाल का दौर था वह एक संक्रमण काल था। वहां पर विदेशी शक्तियां हमारी सभ्यता को आक्रांत कर रही थी, उसे कुचलने का प्रयास कर रही थी और उसमें वो काफी हद तक सफल होती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि यहाँ की जो देशज हमारी भारतीय संस्कृति है वो इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। उसको मिटाने की ताकत किसी में भी नहीं है। प्रयास बहुत लोग किए हैं। भारत पर अपनी निगाहें गाड़ने वाले लोग कम नहीं हैं, आज के समय में भी हैं। जैसे चीन को ही देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होते। अगर कुछ आंशिक रूप से सफल भी हो जाए तब भी पूर्ण रूप से नहीं होते, लेकिन यहाँ पर प्रभावित तो करते हैं। बाहर से अगर कोई आक्रमण होता है तो उसका असर पड़ता है, और अगर वो आक्रमण बार बार हो तो ज्यादा असर पड़ता है, और यही यहाँ पर होता है। मध्यकाल की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। प्राचीन भारत का जब अंत हो रहा था, मतलब प्राचीन भारतीय जो समय है उसके समापन के दौर में आपने देखा कि गुप्त साम्राज्य के आरंभ के साथ ही जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो जाती है। उसकी जगह छोटी छोटी रियासतें बननी आरंभ हो जाती है। वहां सामंतवादी आरंभ हो जाती है, मतलब सामंतों का जो प्रचलन है वो बढ़ जाता है। और ये जो सामंत थे ये काफी योग्य होते थे। राजा की सबसे बड़ी खामी यही थी कि वो जमीन दान में देते देते इन्हें सामंत बना देता था, मतलब इनके पास अपनी पावर हो जाती थी। और उसके बाद जब एक बार ये शक्तिशाली हो जाते थे तो इनके अंदर महत्वाकांक्षा जागती थी कि यह भी राजा बन सकते हैं, और इस प्रकार से छोटे छोटे राजवंशों का और राज्यों का उदय होता है। अब ये जो छोटे छोटे राज्य हैं ये मूल राज्य को कमजोर करने का काम करते थे। जो मुख्य राज्य होता था या शासन होता था उसको कमजोर करते थे और आपस में ही झगड़ा लड़ाई करते थे, इनमें संघर्ष होता था। और इसका फायदा बाहरी शक्तियां उठाती हैं। जब वो देखती हैं कि अंदर वाले एकदम लड़ने में व्यस्त हो गए हैं तो बाहर से वो हमला कर देती हैं, और भारत की कमजोर स्थिति का उन्हें पूरा लाभ भी मिलता है। यहाँ पर जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसमें शुरुआत हम करेंगे जो कालक्रम है उससे, यानी तिथियों को हम देखेंगे और उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। असल में इतिहास में पढ़ते समय किसी भी विद्यार्थी की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो या सिविल सेवा परीक्षाओं का अभ्यर्थी हो, वो शिकायत करता है कि तारीखें याद नहीं होती। कहते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, मतलब उसको ज्योग्राफी यहाँ चुटकुले में कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि ये दोनों बड़ी बेवफा होती हैं। रात को रटते हैं और दिन में सफा हो जाती हैं। तो ये बेवफा नहीं होती, दिक्कत आपके पढ़ने में है। पढ़ने का जो मेथड है वो गलत है, आप रिवाइज नहीं करते। दोहराएंगे अगर बार बार तो ये चीजें आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएंगी, और इतना प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। जीएस जो है इसीलिए टेढ़ी खीर बन जाता है, क्योंकि उसमें रिवीजन मायने रखता है। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही दोहराइए। और यहाँ तारीखों को एक बार एक जगह कागज पर लिख लीजिए और उसे ऐसे स्थान पर रख लीजिए जहां से आप उसे रोज देख सकें। और एक बार जैसे भगवान जी को याद करते हैं या खाना खाते हैं, रोज की जो प्रक्रियाएं हैं वैसे ही इसको दोहराइए रोज रोज उसी क्रम में। तो देख लीजिए महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां। पहले मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और जन्म कहां पर होता है तो ये कुरैशी कबीले के थे, मक्का में इनका जन्म होता है। बाद में ये मदीना प्रस्थान करते हैं, और जिस समय ये मदीना प्रस्थान करते हैं वहां से हिजरी संवत का आरंभ होता है। तो वो चीजें हमने देखी हैं और यहाँ देखेंगे भी। यहाँ संक्षिप्त देखना है तो जन्म और मृत्यु दोनों दिया है। 570 ईस्वी में जन्म होता है और 632 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 65 वर्ष की लगभग आयु इनकी रहती है, और जिस समय ये मरते हैं उस समय कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करके नहीं जाते हैं। इसीलिए बाद में इनके मरने के बाद ये समस्या खड़ी होती है कि इनका जो विशाल साम्राज्य था, जो इन्होंने युद्धों के बदौलत स्थापित किया था, आपने जो बद्रा का युद्ध है, उहूद का युद्ध है, डिच का युद्ध है, इसके बारे में सुना होगा। तो इस प्रकार से ये अपने राज्य का विस्तार करते हैं। तो अब यहाँ पर कुरैशी कबीले और खजराज कबीले में काफी संघर्ष होता है, और उसके बाद खिलाफत का दौर शुरू होता है, यानी खलीफाओं का समय आरंभ होता है, और एक के बाद एक कई खलीफा नियुक्त होते हैं। तो यहाँ से जो खलीफा बनते हैं वो इस्लामिक राज्य का विस्तार करते हैं, और जब इस्लामिक राज्य का विस्तार करते हैं तो इसी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के चलते ये भारत की ओर भी रुख करते हैं। मतलब फैलते हैं, जब अपने साम्राज्य को फैलाने का प्रयास करते हैं तो भारत भी इन्हें एक उपयुक्त क्षेत्र लगता है, और इसी के चलते यहाँ आक्रमण होते हैं। हालांकि कुछ और भी कारण थे, तो एक क्रम में देख लीजिए। 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है वो आप जानते हैं कि 712 ईस्वी में होता है, दाहिर के समय में। वहां का राजा था चाच, जो कि चाच वंश की नींव डालता है, और उसका भतीजा होता है दाहिर। तो सिंध पर अरबों के आक्रमण से पहले चाच का शासन था, लेकिन जिस समय अरबों का आक्रमण होता है उस समय वहां राजा दाहिर शासन कर रहा था, और वो एक नंबर का निकम्मा और अयोग्य था।
वो इतना नालायक था कि वो युद्ध करना भी जरूरी नहीं समझता है, वो भाग जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ जीत हासिल होती है। लेकिन यहाँ जो तारीख आप देख रहे हैं वो 711 दी हुई है। तो 711 क्यों दी है? क्योंकि यहाँ ये दिया है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण वो सफल था या असफल था ये नहीं, तो प्रयास पहले से ही चल रहे थे। ये जो प्रयास है ना, मतलब आक्रमण का प्रयास, ये पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, पूरी तरह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। जो सफल प्रयास था वो 712 में होता है। इसके बाद महमूद गजनवी जो है वो राजा बनता है 998 में। इसके बाद महमूद गजनवी का चंदेलों पर जो पहला आक्रमण होता है, इसी क्रम में तारीख को देखनी है, तो जो चंदेलों पर पहला आक्रमण होता है वो 1019 से लेकर 1020 के मध्य में होता है, उसी दौर में होता है। इसके बाद आप जानते हैं कि महमूद गजनवी एक नंबर का लुटेरा था। हालांकि उसके अंदर योग्य शासक बनने के सारे गुण थे, लेकिन उसका जो लालच है वो इसे एक दस्यु या लुटेरे की तरह बना देता है। भारत में इसकी हैसियत एक चोर या लुटेरे की है, जो कि अपने सामान को लूटने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये 17 बार इसी लालच में भारत पर आक्रमण करता है। यहाँ की दौलत के बारे में उसने सुन रखा था कि मंदिरों में अकूत संपदा दफन है, भारत सोने की चिड़िया है, और उसी सोने की चिड़िया को ये पिंजरे में बंद करना चाहता था, और इसी के चलते ये आक्रमण करता है, सोमनाथ को बार बार शिकार बनाता है। तो ये सब चीजें हैं। 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में ये बार बार प्रयास करता है। तो आप बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन बार बार फिर से खड़े हो रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो टारगेट आप पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये काबिले तारीफ है। लेकिन यहां पर इसकी तारीफ नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं। अलबरूनी का जन्म। अलबरूनी के बारे में आप जानते हैं, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद का ये लेखक था, और भी महत्वपूर्ण किताबों को इसने लिखा था, और इसका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था। बाद में ये भारत में आता है, और भारत के संदर्भ में जो कुछ ये देखता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो इसका ग्रंथ है, और काफी हद तक प्रामाणिक भी है। तो इसका जन्म होता है 973 ईस्वी में। इसके बाद मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत को जीता था। तो जरा इनका उत्तर भारत को जीतने वाला जो अभियान है, इससे पहले ये नीचे की 2-3 घटनाएं देख लीजिए, क्योंकि यहाँ क्रम बिगाड़ दिया है, ये बीच में पीछे वाली तारीख दे दिया है। तो पहले शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण है वो किस पर होता है? मुल्तान पर होता है। पहले बाहरी क्षेत्रों पे, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र थे, वहां पर ये आक्रमण करता है। तो पहला आक्रमण ये मुल्तान पर करता है। उसके बाद गुजरात पर इसका आक्रमण होता है 1178 में। लेकिन जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र था, वहां वो क्षेत्र अभी भी अभेद्य रहता है। उत्तर भारत का मतलब यहाँ अजमेर और दिल्ली की बात की जा रही है, वो आसपास का पूरा बड़ा इलाका। ये अभेद्य क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर राजपूत सशक्त रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इन्हें नेतृत्व प्राप्त रहता है। वो पूरे राजपूतों को संगठित करके उनके नेता के तौर पे यहाँ दिखाई देते हैं। हालांकि संगठन में कमियां रहती हैं, इसीलिए कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं रहता है, और जयचंद जैसे जो गद्दार हैं वो यहाँ पैदा होते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत पर इनका पूरा दबदबा था, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पर घुस सके, और इसी के चलते ये बार बार कोशिश करता है और सफल नहीं होता है। आप देखे होंगे कि तराइन का पहला युद्ध होता है और तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तो प्रयास पहले से ही चल रहे थे। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान इन्हें बहुत बुरी तरह से हराते हैं, एकदम दांत खट्टा करके भगाते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो दोष था, उनका कमी थी, कि वो इसे जान से नहीं मारते। जान से मार दिए होते तो इसकी जड़ कट गई होती और ये फिर से आने की हिम्मत कर नहीं पाता, मतलब जिंदा ही नहीं बचता। लेकिन उसे जिंदा छोड़ देते हैं, भागने देते हैं, और वो भाग के फिर जाता है और अपनी शक्ति इकट्ठी करता है, और उसके बाद चाल चलता है कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान सीधे साधे, मतलब एक नीति नियम से काम करने वाले राजा थे। तो वो सोचते हैं कि भैया ये सही में संधि करना चाहता है, तो आइए संधि की वार्ता कर लेते हैं। और यही संधि वार्ता चलती ही रहती है कि उसी में 1 साल का बीच में गैप रहता है, उसमें ये सब काम होता है। और उसी समय जयचंद जो है इसे इनवाइट करता है कि आओ इस समय हमला करो, ये समय उपयुक्त है। इस समय राजा जो है, मतलब पृथ्वीराज चौहान, ये असावधान है। मतलब सुबह का समय रहता है, अभी सेना जो है इनकी सोकर उठ रही होती है, और ठीक उसी समय आक्रमण होता है, एकाएक बिना घोषणा के। और इस चालबाज रणनीति के चलते, मतलब यहाँ पे युद्ध तो होता है लेकिन पराजित होते हैं ये, मतलब पृथ्वीराज चौहान। इन्हें अंधा करके मार डाला जाता है, और उसके बाद यहीं से जो राजपूत शक्ति है उसका पतन हो जाता है। मतलब राजपूत फिर से खड़े नहीं हो पाते हैं। हालांकि शक्ति तो उनके पास पहले भी रहती थी और बाद में थी। तो यहाँ से ये काम होता है, और जयचंद को लगता है कि उसने बहुत बड़ा किला जीत लिया, मतलब अब मोहम्मद गोरी जो है उसे एकदम तारीफों से और उपहारों से नवाज देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में चंदावर का युद्ध होता है, आप जानते ही हैं, और उसे, मतलब जयचंद को इसमें उसकी करनी का दंड मिल जाता है। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि संयोगिता का जो अपहरण हुआ था वो घटना ठीक नहीं थी।
तो ये कालक्रम जो है इसमें 1175 और 1178 ये बीच में घुस गया है। तो इसको हमने पहले देखा कि गुजरात पर जो आक्रमण होता है वो 1178 में होता है, और जो पहला आक्रमण मुल्तान पर होता है इसका, गोरी का, वो 1175 में होता है। उसके बाद वापस आ जाइए, उत्तर भारत को इसने जीता 1192 में, तराइन के दूसरे युद्ध में। उत्तर भारत को जीतने का मतलब क्या है? वही पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसके बाद 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है दोनों के बीच में। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, तो नाम अगर थोड़ा विपरीत मिले तो उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल ये तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि के साथ ये बैठते थे। इनके बीच में, मतलब दोनों के बीच में तराइन का युद्ध होता है पहला वाला, वो होता है 1191 में, और दूसरा वाला जो युद्ध होता है वो 1192 में। इसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। इसमें जयचंद जो है वो बुरी तरह पराजित होता है और मार डाला जाता है। यहाँ पर उसे अपने धोखे का पर्याप्त मात्रा में जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है। तो घाघरा का युद्ध जो है ये 1529 का है, ये बहुत बाद का है, बीच में एक लंबा गैप है। 1529 में घाघरा का युद्ध है। ये किसके बीच में लड़ा गया है ये हम आगे देखेंगे। प्लासी का युद्ध, ये जगजाहिर है, यहाँ से अंग्रेजी शासन जो है वो और मजबूत हो जाता है। तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। तारीख जो है वो 23 जून की है, और 23 जून की जो तारीख है उस समय जिस क्षेत्र में ये लड़ा जा रहा था, प्लासी ये स्थान का नाम है, वहाँ पलाश के वृक्ष बहुत ज़्यादा थे और इसी वजह से उस स्थान का नाम पलासी था। और वही जो पलासी था उसको बाद में अंग्रेज प्लासी प्लासी बोलने लगते हैं, उनका जो उच्चारण था वो थोड़ा अलग था। तो ये प्लासी का युद्ध था, 23 जून 1757 को ये लड़ा जाता है, और वहाँ पर बाढ़ और जो उमस है वो लोगों को परेशान करती है। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो है इसकी तारीख है 1576। यहाँ कुछ भी क्रम से नहीं है, लेकिन तारीखें आप देखिए वही महत्वपूर्ण है। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये राणा प्रताप वाला है, आप जानते ही हैं, इसके बारे में हमें देखना भी है। ये लड़ा जाता है 1576 में। इसके बाद खानवा का युद्ध देख लीजिए 1527, चंदेरी का युद्ध 1530, तैमूर लंग का जो आक्रमण है, तैमूर जो था वो लंगड़ा था इसीलिए उसको तैमूर लंग कहते थे। तो ये तैमूर का जो आक्रमण है ये 1398 में होता है। ये सब बाहरी आक्रमणकारी है। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या है वो होती है 1296 में। गयासुद्दीन की हत्या होती है, यहाँ हत्याओं का भी अच्छा खासा क्रम है। तो गयासुद्दीन की जो हत्या होती है वो 1325 में होती है। वैसे ही महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण होता है, ये सोमनाथ मंदिर को कुछ ज्यादा ही पसंद करता था, इसीलिए बार बार आक्रमण करता था। तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण होता है वो 1026 ईस्वी में होता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक होता है, ये चौगान, चौगान का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, पोलो। तो पोलो खेलते हुए, पोलो का देशज रूप है चौगान, पोलो खेलते समय घोड़े से ये गिर जाता है और इसके सिर में गंभीर चोटें आती हैं और ये मर जाता है। ये कब मरता है? 1210 में। और भारत में जो गुलाम वंश या मामलूक वंश इसको कहा जाता है, इसका शासनकाल था 1206 से लेकर 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो आते हैं यहाँ पर। इसके बाद भारत में गुलाम वंश का जो पहला शासक था, पहला शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, आप जानते हैं। और मोहम्मद गोरी अपने गुलामों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। वो कहता था कि मेरे अपने कोई बेटा नहीं है, वो निसंतान था, उसके पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे। तो कहता था कि किसी भी राजा के पास 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो हजारों लाखों की संख्या में है। ये जो गुलाम है यही मेरे बेटे हैं और यही मेरे बाद मेरे राज्य को और मेरी कीर्ति को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा उसका कहना था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गोरी का गुलाम था। अब इसके बाद इसका जो शासनकाल था उसको देख लीजिए। तो 1206 से लेकर 1210, 1206 में ये सत्ता संभालता है और 1210 में पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इल्तुतमिश, इसके बारे में देख लीजिए। इनका जो शासनकाल है वो 1210 से लेकर 1236 है। रजिया सुल्ताना जो कि भारत में मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका के तौर पे देखी जाती है, प्रथम और अंतिम, मध्यकाल में ये पहली भी थी और आखिरी भी थी। तो उस समय, जिस समय महिलाओं को इतना पैर के नीचे कुचल कर रखा जाता था और हरम में एक सामान की तरह यूज किया जाता था, तो उस समय एक महिला का सिंहासन पर बैठ जाना, तख्त को संभालना, ये बहुत अपने आप में अनोखी घटना थी। और इसीलिए लोगों को ये पचता नहीं है और बाद में ये जो रजिया है ये तुर्कान चहलगानी का शिकार हो जाती है, जो कि सरदारों और सामंतों का गुट था। तो 1236 से लेकर 1240 तक इसका शासन रहता है। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन ये आता है और ये टिकाऊ होता है। टिकाऊ क्यों होता है? क्योंकि ये तुर्कान चहलगानी का ही सदस्य होता है, उसी का ये हिस्सा होता है और ये जानता है कि वो कितना हानिकारक है, इसीलिए ये तुर्कान चहलगानी या चालीसा जो होता है उसको समाप्त कर देता है, उसका अंत कर देता है और एक छत्र शासन करता है। तो बलबन का जो दौर है, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, 1266 से लेकर 1287, ये कुछ समय तक टिका रहता है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है 1206 में।
इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश या किसी भी डायनेस्टी को स्थापित करने वाला संस्थापक कौन था, ये मायने रखता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया 1290 में, वहीं से इस वंश की नींव पड़ती है। और खिलजी वंश का जो दौर है, शासनकाल है, वो कब से कब तक का है, तो 1290 से लेकर 1320, लंबा दौर है। इस बीच में कई जो सम्राट हैं, मतलब कई बादशाह जो हैं वो यहाँ पैदा होते हैं। इसके बाद इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यानी अफ्रीका का मूल निवासी था, वो भारत आता है। इब्न बतूता पहन के जूता, लेकिन यहाँ पर वो पहन के जूता नहीं बल्कि एक विद्वान की हैसियत से भारत में आता है। और ये समय था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक पूरे मध्यकालीन भारत में सबसे पढ़ा लिखा था और सबसे ज्यादा सनकी था। इतिहास साक्षी है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अच्छा शासन नहीं संभाल पा रहे हैं। यहाँ जो पीछे का हम लोग घटनाक्रम देख रहे हैं, उसकी तुलना में अनपढ़ लोग जो है उनका इतिहास काफी अच्छा है। जैसे आप देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी को या सम्राट अकबर को ही देख लीजिए, ये अच्छे शासक थे। मतलब इनका जो शासन काल था वो एक कुशल रूप में देखा जाता है। कई प्रशासनिक सुधार हुए और कई अच्छे अच्छे बदलाव हुए। उसके विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक की जितनी नीतियां थी वो सब सनक और पागलपन से भरी हुई थी। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था और उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी थी। तो यहाँ पर ये विद्वानों की कद्र करता था और इसके अंदर धार्मिक सहिष्णुता भी थी। ये अन्य इस्लामी शासकों की तरह कट्टर नहीं था, ये अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। आपने सुना होगा कि ये होली के त्यौहार में भाग लेता है और उलेमाओं को नाराज कर देता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। वो जानता था कि यहाँ की देशज जनता के साथ अगर मेल मिलाप रखना है तो इनके व्यक्तिगत मामलों में इनका हाथ बटाना होगा, मतलब सहयोग करना होगा। तो इसलिए ये ऐसा करता है और इब्न बतूता को ये काजी बना देता है, दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। हालांकि बाद में जेल में डाल देता है और उसके बाद चीन भेज देता है। ये सब चीजें हैं। तो कुल मिलाकर इब्न बतूता आता है भारत, 1333 में आता है और 1347 तक भारत में रहता है, लंबे समय तक रहता है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है 1351 में। 1351 में ये मर जाता है। मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक, ये मंगोल सेनापति था तैमूर, इसने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। लोदी वंश के जो शासक थे उन्होंने शासन कब किया, मतलब इनका शासन शुरू होता है 1451 से और 1526 तक ये लगातार चलता है। आप जानते हैं कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और यहाँ पर जो तुलगुमा पद्धति थी और तोप थी वो मुगलों को विजय दिलाती है। मतलब मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था, तो वो जीतता इन्हीं की बदौलत है। और इसके जो युद्ध होता है, ये पानीपत का पहला युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही लड़ते हुए मारा जाता है। तो इस प्रकार से मुगल वंश का यहाँ से जो शुरुआत है वो होती है और लोदी वंश का समापन होता है। इसके बाद खातोली का युद्ध, और उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर लोदी वंश की स्थापना ये बहलोल लोदी ने की थी, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद खातोली का युद्ध, ये बीच में एक दिया हुआ है, तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। खातोली की जो लड़ाई है ये राणा सांगा यानी जो राजपूत है और इब्राहिम लोदी इनके बीच में होती है। कब होती है, तो 1518 में। पानीपत का पहला युद्ध ये बताना आवश्यक नहीं है, बाबर इसमें जीतता है। इसके बाद पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, पानीपत एक स्थान है और वहां पर ये लड़ाई लड़ी गई, इसलिए इसका ऐसा नाम है और ये काफी फेमस भी है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर के समय में होता है, हेमू और मुगलों के बीच में होता है। मतलब हुमायूं की यहाँ मृत्यु हो जाती है और अकबर की अल्पवयस्क अवस्था रहती है। तो ऐसे में सेना का नेतृत्व बैरम खां करते हैं और यहाँ पर मुगल विजयी होते हैं। और हेमू जो था ये विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करता था और विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला ये अंतिम हिंदू शासक था। तो यहाँ हमने देखा कि 5 नवंबर 1556 को ये युद्ध लड़ा जाता है और इसमें मुगल विजयी होते हैं। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। ये बहुत बाद में होता है। कब होता है, तो ये होता है 14 जनवरी 1761 में और इसमें मराठा शक्ति का पूरी तरह से पतन हो जाता है। मराठे जो है वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि अब उनके अंदर उठने का साहस नहीं रहता है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हम दक्षिण की ओर रुख कर रहे हैं, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ये जगजाहिर बात है। कब होती है, तो 1336 में इनकी स्थापना होती है। 1336 में ये एक हिंदू राजवंश था और काफी प्रभावशाली था। इसकी संपन्नता और इसकी जो गुणवत्ता थी उसकी चर्चा दूर दूर तक है। इसके स्थापत्य को आज भी हम देखते हैं। इसके बाद मैसूर राज्य की स्थापना, और उससे पहले देख लीजिए तालीकोटी का युद्ध या इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है। तालीकोटा, बन्नीहट्टी या राक्षसी तंगड़ी, ये जितनी भी लड़ाइयां हैं सब एक ही नाम है और इसमें विजयनगर साम्राज्य का एक तरह से पतन हो जाता है। हालांकि वो एकदम से समाप्त नहीं होता है, लेकिन उसकी जो वास्तविक क्षमता या शक्ति है वो यहाँ समाप्त हो जाती है।
इसके बाद मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में होती है। अरवीडू वंश की स्थापना होती है 1570 के आसपास। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक, कृष्णदेव राय ये तेलुगु के महान विद्वान माने जाते थे और विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो इनका जो राज्यारोहण है ये 1509 में होता है। कृष्णदेव राय ये गद्दी संभालते हैं 1509 में। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है इसको देख लीजिए, ये 1296 से लेकर 1316 तक है। शेरशाह सूरी ये बीच में घुस आता है, लोधियों और मुगलों के बीच में ये एंट्री मार लेता है। मतलब लोधियों की तो यहाँ चर्चा ही व्यर्थ है। मुगलों का जो बीच का दौर है उसमें ये बीच में 5 साल तक अपना शासन जमाए रहता है, 5 साल तक ये, और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी। शेरशाह सूरी का एकाएक उभर आना ये अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ से अगर वो सफल हो जाता, उसके उत्तराधिकारी यहाँ सफलतापूर्वक शासन करते, तो मुगलों का नहीं बल्कि अफगानों का शासन होता। इसका वास्तविक नाम फरीद था, बाद में इसे शेर खां की उपाधि दी जाती है। ये शेर को मार देता है उसके एवज में, और बाद में जब ये राजा बनता है तो शेर शाह बन जाता है। और अंत में कालिंजर के युद्ध में एक जो बारूद का गोला था वो इसके पास में फट जाता है और ये झुलस कर मर जाता है। लेकिन शेर शाह सूरी काफी योग्य था, निसंदेह ये हुमायूं से ज्यादा योग्य था, और इसी योग्यता की बदौलत ये एकदम जमीन से उठकर खड़ा होता है। हुमायूं के हाथ में तो चांदी का चम्मच था, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। मतलब बाबर की बनी बनाई नींव वहां पर मौजूद थी और उस पर उसको शासन करना था। और यहाँ पर शेर शाह के पास कुछ नहीं था, उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया अपनी बदौलत और उस पर अच्छे से शासन किया। और जितना समय तक वो राजा रहता है, मतलब सम्राट के तौर पे यहाँ रहता है, उसमें उसने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए, बहुत सारी चीज़ों को बनाया और निर्मित किया। उतना अच्छा निर्माण इतने कम समय में करना ये असंभव जैसा काम है। तो इसके बाद अकबर का शासनकाल देख लीजिए। यहाँ पर अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर भारत में रामानंद ये भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कहे जाते हैं। रामानंद एक संत थे और इनका जन्म होता है 1299 में। मध्यकालीन ये थे। मलूकदास ये एक संत थे। इनके जो प्रवचन होते थे और इनकी जो वाणियां होती थी वो महत्वपूर्ण थी, ये मस्त रहते थे। तो मलूकदास का जन्म होता है 1574 में। गुरु घासीदास यह भी एक प्रकार के साधु हैं, तो इनका जन्म होता है 1756 में। ये इनके जन्म की तारीखें हैं। गुरु नानक देव इनका जन्म होता है 1469 में। मीराबाई जो कि कृष्ण भक्ति का जीता जागता स्वरूप थी, ये विरह में लीन रहती थी क्योंकि इनका विवाह जिस व्यक्ति से हुआ था उससे इन्हें प्रेम नहीं था। ये कृष्ण को अपना पति मानती थी और इसीलिए जो इनके पति थे या इनके ससुराल वाले थे वो इनसे ईर्ष्या रखते थे और इन्हें बार बार परेशान करते थे। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। नामदेव एक संत थे, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इनका जन्म होता है 1270 में। संत तुकाराम इनका जन्म होता है 1608 में। निजामुद्दीन औलिया इनकी मृत्यु होती है 1325 में और अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। तो उसके कुछ दिन बाद ही, करीब 1 या 2 दिन बाद ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। कबीरदास का जो जीवन काल है, कबीरदास के जन्म के समय और जन्म स्थान के बारे में थोड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी कबीरदास का जो जीवन काल है वो 1398 से लेकर 1518 तक का माना जाता है। इतना लंबा समय, मतलब ये बहुत दीर्घायु थे। इसके बाद गुरु नानक का जो जीवन काल है उसको देख लीजिए। तो यह है 1469 से लेकर 1539। मीराबाई का जीवन काल, मीराबाई का जन्म आपने देखा, यहाँ पर जीवन काल दिया है। तो मीराबाई का जो जीवन काल है वो 1498 से लेकर, यहाँ आप देख रहे हैं 1498 से लेकर 1557। चैतन्य महाप्रभु यह कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। ये नाच नाच कर कीर्तन करते थे और लोगों को कृष्ण भक्ति का उपदेश देते थे। तो इनका जो जीवन काल है ये 1486 से लेकर 1534 तक का है। मध्यकालीन दौर इनका भी था। बाबर का जन्म होता है, बाबर का जन्म कहाँ पे होता है? फरगना में होता है 1483 में। और इसके बाद जो बाबर है ये फरगना की सिंहासन पे यानी गद्दी पर बैठता है 1495 में। हुमायूं का जन्म होता है जो कि बाबर का बेटा था, ये 1508 में पैदा होता है। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहला आक्रमण जो किया था, मतलब इसकी जो पहली जीत थी या पहला विजय अभियान था, वो होता है 1532 में। चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, इस प्रकार से कई लड़ाइयां हैं। इनकी तारीखें याद रखिएगा। चौसा का युद्ध जो है ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। इसमें हुमायूं हारता है। 26 जून 1539 ये तारीख है। इसके बाद देवरा का युद्ध, देवरा का जो युद्ध है ये 1532 में होता है। कन्नौज का जो युद्ध है ये 1540 में होता है। सरहिंद का युद्ध या सर ए पुल का जो युद्ध है, माफ कीजिएगा, सरहिंद का जो युद्ध है, सर ए पुल, वो शैबानी खां और बाबर के बीच में होता है। वो बाहरी है, अंदर वाली बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरहिंद का जो युद्ध होता है ये 1555 में होता है।
इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध, ये 1658 का है। कालिंजर का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, यह होता है 1545 में। अकबर का जन्म और मृत्यु यहाँ दी हुई है, तो 15 अक्टूबर 1542 को ये पैदा होता है और 1605 में ये मर जाता है। और असीरगढ़ के किले पर जो इसकी विजय थी वही इसकी अंतिम विजय थी। इसके बाद अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद जब हेमू की पराजय होती है और यहाँ पर मुगल सेना जीतती है, तो बकायदा अकबर का राज्यारोहण होता है। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। अकबर का जो शासनकाल है वो कई सुधारों के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे अकबर महान कहा जाता है। तो इसने दास प्रथा को समाप्त किया था, और कब किया था, तो 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसको भी समाप्त कर दिया 1563 में। जजिया कर को ये समाप्त करता है, जो कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है। तो जजिया कर को ये समाप्त कब करता है, 1564 में। इसके बाद फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाने की जो शुरुआत है या स्थापना करने की जो बात है, ये अकबर के द्वारा किया गया है, मतलब बनवाया गया है। 1575 में ये इसे स्थापित करता है। यहां तक हमने देखा। अब इसके बाद शाहजहां का जन्म देख लीजिए। जहांगीर को यहाँ उल्लिखित नहीं किया गया है, क्योंकि शाहजहां का जो शासनकाल था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो शाहजहां का जन्म ये होता है 1592 में। इसके बाद औरंगजेब का, देखिए शाहजहां का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। बाद में ये शाहजहां के साथ लंबी चौड़ी उपाधियां जोड़कर सिंहासन पर बैठता है। औरंगजेब का जो पहला राज्याभिषेक था वो दिल्ली में होता है 31 जुलाई 1658 को। आप जानते हैं कि औरंगजेब जो था ये शाहजहां का पुत्र था, और अपने बाकी भाइयों के साथ ये उत्तराधिकार का युद्ध लड़ता है, और इसी क्रम में जब जीत हासिल करता है तो उसके बाद राजा बनता है, मतलब यहाँ बादशाह बनता है। इसके बाद औरंगजेब का जो दूसरा राज्याभिषेक था ये 15 जून 1659 को होता है। इसके 2 राज्याभिषेक होते हैं, ये याद रखिएगा। धर्मत का युद्ध, यहाँ पर उत्तराधिकार के चक्कर में इसने जो लड़ाइयां लड़ी उसका जिक्र किया गया है। तो धर्मत का युद्ध ये 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। इसके बाद पुरंदर की संधि, जिसमें मराठों को काफी नुकसान हुआ था। मराठों को अपनी बहुत सारी जागीरें यहाँ पर गंवानी पड़ी थी, तो 1665 में ये होती है। इसके बाद पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू भारत में लाया गया। पुर्तगाली लोग ही तंबाकू को भारत में लाते हैं, ये यहाँ की मूल फसल नहीं है। तो ये तंबाकू को भारत में लाते हैं 1605 में। जहांगीर का शासनकाल, जो कि शहजादा सलीम था अकबर का पुत्र, तो इसका शासनकाल था 1605 से लेकर 1628। मतलब 1605 में अकबर की मृत्यु होती है और ये उत्तराधिकारी बनता है, मतलब ये सम्राट बनता है, और उसके बाद 1628 तक ये राज करता है। इसके बाद मोहम्मद शाह का जो शासनकाल है ये 1719 से लेकर 1748 तक है। फर्रुख शेर के बाद ये राजा बनता है, और बीच में छोटे छोटे जो शासक आते हैं जैसे रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दरजात, उसके बारे में उन्हें भी हम देखेंगे कि वो इतने समय तक, मतलब इतने कम समय तक शासन क्यों करते हैं। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम जो था ये शुरुआत का है, ये दूसरे वाले हैं, और इनका जो उपनाम था वो जफर था। मतलब ये जफर के नाम से शायरी किया करते थे। ये बहुत बड़े शायर थे और उर्दू साहित्य में इनकी गहरी रुचि थी, लेकिन ये योग्य शासक नहीं थे, और ये अंतिम मुगल बादशाह कहे जाते हैं। बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट थे, और इन्हीं का अंत करके, मतलब इन्हें मारा तो नहीं गया था, इनका निर्वासन कर दिया गया था। जो 1857 की क्रांति होती है उसमें इन्हें नेता चुना जाता है, और नेता चुनने के बाद इन्हें नेतृत्व दिया जाता है, और उस समय इनकी अवस्था जो थी वो 80 साल की रहती है। बाद में अंग्रेज इनका निर्वासन कर देते हैं और इन्हें रंगून भेज देते हैं। तो इस प्रकार से इनका अंत ही समझिए। तो इनका जो कार्यकाल है वो यहाँ दिया हुआ है, कार्यकाल देख लीजिए। ये 1837 से लेकर 1857 में इनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाता है, जीवन काल नहीं। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म और मृत्यु दिया हुआ है। तो 1666 में ये पैदा होते हैं और 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शिवाजी का जन्म, मराठा शक्ति के शेर। तो शिवाजी का जन्म और मृत्यु यहाँ दिया हुआ है। शिवाजी का जन्म होता है 1627 में और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मराठा शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है वो शिवाजी को ही माना जाता है। मराठों को एकजुट करने का श्रेय और मराठा साम्राज्य के विस्तार का श्रेय ये शिवाजी महाराज को दिया जाता है, और छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो इनके बारे में भी देखेंगे। फिलहाल इनका जो राज्याभिषेक है वो 1674 में होता है। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ, यहाँ पर मराठा पेशवाओं का दौर शुरू होता है। तो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल है 1713 से लेकर 1720। इसके बाद बाजीराव प्रथम, इसका जो कार्यकाल है वो 1720 से लेकर 1740। माधवराव, ये एक के बाद एक आते हैं लेकिन स्थायी नहीं रहते हैं। तो माधवराव का जो शासनकाल है वो 1761 से लेकर 1772। शंभाजी, जो कि शिवाजी के बड़े बेटे थे,
ज्येष्ठ पुत्र थे। शिवाजी की 2 पत्नियां थीं, तो उनमें से जो बड़े बेटे थे ये संभाजी थे। इनका शासनकाल है 1680 से लेकर 1689। राजा राम ये शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। ये 1689 से लेकर 1700 तक शासन करते हैं। और इसके बाद शिवाजी द्वितीय कौन है? ये है राजा राम के बेटे। राजा राम ने अपने बेटे का नाम रखा था शिवाजी द्वितीय। तो इनका जो दौर था ये 1700 से लेकर 1708 तक था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके आसपास का जो समय है वो इनका था, शिवाजी द्वितीय का। इसके बाद छत्रपति शाहू जी महाराज, ये संभाजी के बेटे थे और इनका जो दौर था, मतलब ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपना शासन संभालते हैं। 1708 से लेकर 1749 तक ये राज्य करते हैं। तो इनका दौर जो है ये लंबे समय तक चलता है। यहां तक हमने तारीखों को देखा और इन तारीखों में हमने मराठाओं के बारे में देखा। उसके अलावा पुर्तगालियों का आगमन कैसे होता है, मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ती है, कौन सा राजा कितने समय तक शासन करता है और कौन कौन सी संधियां और कौन कौन से युद्ध होते हैं, कब होते हैं, ये सब हम देख रहे थे। इस तालिका के माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना है। जितने भी फैक्ट थे वो यहाँ उपस्थित थे। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मध्यकालीन वंश है, मध्यकालीन जो डायनेस्टीज है वो एक तरफ दी हुई है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक जो है उनका नाम दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो देख लीजिए, गुलाम वंश, इसे मामलूक वंश भी कहा जाता था। गुलाम वंश क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोहम्मद गोरी के गुलाम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद खिलजी वंश है। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। ये खिज्र खां जो था ये सैयद वंश की स्थापना करता है। इसके बाद आता है लोदी वंश। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको कि मारकर बाबर यहाँ मुगल वंश की नींव डालता है। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का, इसमें बताना आवश्यक है ही नहीं है। मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था, ये आपने देखा। इसके बाद प्रमुख शासक और उनके मकबरे, यहां तक ये जो नीले रंग का बॉक्स आप देख रहे थे इसमें कुछ वंशों का नाम था जो कि मध्यकालीन थे और उनके संस्थापकों का नाम आप उसके बगल में देख रहे थे। अब इसके बाद ये जो अगली टेबल है, अगली सारणी है, इसमें कुछ प्रमुख शासकों और उनके मकबरों का नाम दिया हुआ है, मतलब वो है कहां पर, उसकी स्थिति दी है। तो शाहजहां का मकबरा ये आगरा में है। शाहजहां को अपने अंतिम दिन में कैद खाने में डाल दिया गया था। इसका जो बेटा था, नालायक बेटा था औरंगजेब, वो अपने पिता को ही एकदम से बंदी बनाकर किले में कैद करवा लेता है, आगरा के किले में। और वहां से ये बेचारे सिर्फ ताजमहल को निहारते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं रहता है, सिर्फ इनकी एक बेटी रहती है उनके पास। और बाद में बहुत ही सामान्य तरीके से, जैसे नौकर चाकर को दफनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर इनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता है। मतलब औरंगजेब अपने पिता को एकदम बेकार कर देता है। तो इनका जो मकबरा है वो आगरा में है। इसके बाद शेर शाह का मकबरा, ये सासाराम बिहार में है, भारत में इसकी भी लोकेशन है। ये मकबरा ये खुद बनवाता है, मतलब अपनी समाधि को ये खुद निर्मित करवाता है और ये काफी अच्छा स्थापत्य का नमूना है, पानी के बीच में बना हुआ है। हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है। इसके बाद बाबर का मकबरा ये भारत में नहीं है, ये काबुल में है, अफगानिस्तान में। अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदरा में है, भारत में। जहांगीर का मकबरा ये लाहौर में है। पहले के समय में ये भारत में ही था लेकिन बाद में पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद औरंगजेब का मकबरा ये दौलताबाद में है। तो इस प्रकार से हमने कुछ शासकों और उनके मकबरों को देखा। इसमें शाहजहां से हमने शुरू किया था और उसके बाद औरंगजेब तक जितने भी थे उनका देखा। और औरंगजेब तक के ही जो शासक थे वो महत्वपूर्ण थे। उसके बाद तो जितने भी मुगल उत्तराधिकारी आते हैं वो सभी कुछ न कुछ मामलों में निकम्मे रहते हैं। सबके अंदर कुछ न कुछ खामियां थी और एक भी योग्य शासक के तौर पर सिद्ध नहीं होते। तो ये कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यहां से शुरू करते हैं और स्थायी रूप से जो चीजें हैं उन्हें देखते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ये पहला आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम था। अब देखिए यहाँ पर 711 ईस्वी में ये पहला आक्रमण करता है। तो इसीलिए वहां पीछे जो आप तारीखें देख रहे थे उसमें दिया हुआ था कि मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर पहले होता है सर्वप्रथम वो 711 में होता है, लेकिन इसमें इसे आंशिक सफलता प्राप्त होती है, ये पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध और मुल्तान को जीत लिया था, मतलब ये सफल आक्रमण था। तो 712 वाली तारीख को ही हम मानते हैं। और ये अरब का निवासी था, यानी ये अरबों का आक्रमण था। और पहला आक्रमण इसका कब हुआ था? 711 में पश्चिमोत्तर प्रांत पे, यानी जो सीमावर्ती पश्चिमी और उत्तरी छोर है वहां पर ये हमला करता है। इसके बाद महमूद गजनवी को देख लीजिए। ये जो महमूद गजनवी है ये सुबुक्तगीन का बेटा था। बलक्तगीन और सुबुक्तगीन, इनके बारे में आपने देखा है।
तो सुबुक्तगीन का ये बेटा था और ये 997 से लेकर 998 इस ईस्वी में गजनी का राजा बनता है। गजनी का जो तख्त है उसको संभालता है। महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया। क्यों किया? तो आप जानते हैं कि ये लालच में आकर यहाँ हमला करता है और कोई इसका मूल पर्पज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और साम्राज्यवादी नीति के चलते यहाँ हमला करता है, ऐसा कुछ नहीं था। ये लूटने आया था। इसके बाद महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था वही दिया हुआ है कि अधिक से अधिक धन लूटना, जितना हो सके उतना चूस लेना, निचोड़ लेना। इसके बाद महमूद गजनवी के आक्रमण का जो सबसे पहला सामना है, 1001 में इसका पहला आक्रमण होता है। तो सबसे पहला सामना ये पंजाब के हिंदू शाही वंश के जयपाल ने किया था और बैहिंद के पास हुए युद्ध में जयपाल पराजित हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों की? क्योंकि वो इसके हाथ में पड़ना नहीं चाहता था। पराजित होने के बाद उसे बंदी बनाने का प्रयास किया गया तो वो अपना आत्मघात कर लेता है, अपने प्राण त्याग देता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब इसके बाद महमूद गजनवी ने 1025 से लेकर 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और सिर्फ लूटा नहीं था, ऐसा नहीं कि वहां से दौलत ले गया, मंदिर को तहस नहस कर दिया। ये सबसे बुरी बात है और ये उसका 16वां अभियान था। इसके बाद महमूद गजनवी ने जो अंतिम अभियान भारत के ऊपर चलाया था वो 1027 में था जाटों और खोखरों के खिलाफ। ये जो जाट और खोखर थे ये बड़े एक नंबर के जुझारू होते थे। ये जनजातियां या जातियां जो थी ये बहुत जुझारू थी और ये इसकी नाक में दम किए रहती थी, मतलब इन्हें इतना परेशान कर देती थी कि ये एकदम पस्त हो जाते थे। और इसी के चलते ये 17वां अभियान चलाता है 1027 में और इन जाटों और खोखरों के खिलाफ युद्ध करता है। इसके बाद तहकीक-ए-हिंद के लेखक का नाम अलबरूनी है, ये आप जानते ही हैं। तारीख-ए-सुबुक्तगीन, ये जो दूसरी किताब है इसके लेखक का नाम देख लीजिए बैहाकी। तारीख-ए-सुबुक्तगीन ये जो किताब है, ये किताब का नाम है, इसके लेखक कौन है? बैहाकी है। उतबी, ये देख लीजिए, ये एक और लेखक का नाम है। बैहाकी, उतबी और अलबरूनी ये तीनों ही लेखक हैं, मध्यकालीन लेखक हैं। अलग अलग किताबों को इन्होंने लिखा और ये जो किताबें हैं ये विभिन्न शासकों के शासनकाल से जुड़ी हुई थी। तो उतबी जो था ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और ये तीनों ही आए थे, मतलब अलबरूनी भी आया था, बैहाकी भी आया था और उतबी भी आया था। अब इसमें से अलबरूनी की जो किताब है उसको आपने देखा और बैहाकी की देखा। इसके बाद महमूद के दरबारी विद्वानों में अलबरूनी, उतबी, इसके अलावा फराबी, बैहाकी, फारूकी, फिरदौसी, असादी और तुसी ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इससे एक बात पता चलती है कि महमूद गजनवी लुटेरा तो था लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण भी थे। वो विद्वानों का सम्मान करता था, जो तत्कालीन विद्वान थे उन्हें एक तरह से आश्रय देता था और संरक्षण में बहुत सारे इसके ग्रंथों की रचना होती है। तो लोभ इसको डुबो देता है, मतलब एक लुटेरे की हैसियत इसकी बना देता है, लेकिन इसके अंदर योग्यताएं भी थी। ये हमने देखा। अब इसके बाद महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण हुए हैं, यह 17 आक्रमण कहां पर हुए हैं और किस क्षेत्र में ये प्रभावित करते हैं ये देखना आवश्यक है। तो देख लीजिए, पहला आक्रमण इसका पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र में होता है। आपने देखा वहां का जो शासक होता है वो पराजित हो जाता है और उसके बाद आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद पेशावर पर इसका दूसरा आक्रमण होता है, भटिंडा पर तीसरा होता है। इसके बाद चौथा आक्रमण ये मुल्तान पर करता है, पांचवा भी मुल्तान पर करता है, 2 बार आक्रमण करता है। इसके बाद बैहिंद, बैहिंद कहां पर है? ये पेशावर में है। पेशावर को उस समय मतलब प्राचीन काल में पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, बाद में ये पेशावर बन गया। इसके बाद नारायणपुर है, अलवर वाला क्षेत्र, यहां पर ये 7वां आक्रमण करता है। इसके बाद 8वां आक्रमण एक बार फिर से मुल्तान पर करता है। 9वां आक्रमण ये थानेश्वर पर करता है। ये इसके आक्रमण का क्रम है। और देख लीजिए 10वां आक्रमण ये नंदन पर करता है, ये आप देख रहे हैं। 11वां आक्रमण इसका कश्मीर पर होता है। 12वां जो आक्रमण है ये मथुरा और कन्नौज पर होता है, दोनों ही क्षेत्रों को ये विजित करना चाहता है। इसके बाद 13वां आक्रमण ये कालिंजर पर करता है। 14वां आक्रमण एक बार फिर से कश्मीर पर करता है, 2 बार। 15वां आक्रमण ये ग्वालियर और कालिंजर पर करता है। कालिंजर पर ये दूसरा आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर जो इसका आक्रमण था वो 16वां था। बार बार ये प्रयास करता है और अंत में इस मंदिर को लूट लेता है। इसके बाद जो 17वां आक्रमण था वो जाटों और खोखरों के खिलाफ था। सिंध क्षेत्र में जो जाट लोग थे वो काफी जुझारू थे और वो उसे यहाँ पर सही से रहने नहीं दे रहे थे, तो इसी के चलते ये उनका दमन करना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये 17 आक्रमण है जो कि महमूद गजनवी के द्वारा किए गए, इन्हें हम देख रहे थे। आगे चलते हैं। इसके बाद मोहम्मद गोरी को देखिए, यहां तक गजनवी को देखा, अब इसके बाद गोरी को देख लेते हैं और ये आया कहां से था, कहां जन्म होता है और ये कैसे भारत में प्रवेश करता है। तो गजनी और हेरात के बीच में गोर नामक एक छोटा सा राज्य था। ये जो गोरी शब्द है ना, ये कहां से आया है देख लीजिए। गजनी और हेरात ये दो क्षेत्र जो है
इनके बीच में गोर नामक एक छोटा सा राज्य था और 1173 में मोहम्मद गोरी गोर का शासक बनता है, यहाँ का राजा बनता है। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के खिलाफ था। मुल्तान वाला जो क्षेत्र था उस पर ये अपना पहला आक्रमण करता है। और कब करता है? तो 1175 में। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण उच्च के भट्टी राजपूतों के खिलाफ किया था 1176 में। प्रयास ये पहले से ही कर रहा था और बार बार आक्रमण कर रहा था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने जो भारत पर तीसरा आक्रमण किया था वो गुजरात के अहिंदवाड़ा पर 1178 में किया था। और उसके बाद यहां पर क्या होता है, यहां थोड़ा सा परिणाम जो है ये विपरीत होता है। ये आत्मविश्वास से भरा रहता है पहले ही, मतलब जीतें इसे जो हासिल होती हैं उससे ये खुश रहता है और उसी नशे में ये तीसरा आक्रमण करता है गुजरात के अहिंदवाड़ा पे और यहाँ के शासक की ताकत को ये कम करके आंक लेता है। और इसी के चलते मूलराज द्वितीय जो वहां पर राजा था उससे इसे पराजित होना पड़ता है, वो इसे हरा देता है। इसके बाद तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में और इसमें पृथ्वीराज चौहान इसे मतलब मोहम्मद गोरी को इसकी औकात बताते हैं। यहाँ पर अजमेर और शाकंबरी, मतलब अजमेर के राजा थे ये और शाकंबरी वंश के शासक थे। पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहान इनका जो उपनाम था वो यहाँ मौजूद है। इनके बीच में लड़ाई होती है। जो तराइन का पहला युद्ध है वो दोनों के बीच में होता है और इसमें गोरी बुरी तरह पराजित होकर भाग जाता है, जान बचाकर भागता है। लेकिन जो दूसरा युद्ध होता है उसमें ये षड्यंत्र करता है और जीत जाता है। आप जानते हैं एक के बाद एक क्रम है तो इसको याद करना मुश्किल काम नहीं है। 1191 और 1192। इसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें जब पृथ्वीराज चौहान का पूरी तरह से अंत हो जाता है तो यहाँ से गोरी को अब सुनहरा अवसर प्राप्त होता है क्योंकि अब उसे रोकने वाला कोई विशाल या शक्तिशाली साम्राज्य बचा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान आखिरी स्तंभ थे जो कि ढह जाते हैं और उसके बाद उसका रास्ता साफ। तो ये चीजें हैं, वही दिया हुआ है कि अजमेर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को कब्जा करने में इसे कोई खास दिक्कत नहीं होती है और यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है। तो अगर आप यहाँ कल्पना कर सकते हैं तो कीजिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान विजयी होते, मतलब जीत जाते, तो ये जो सल्तनत थी ये शुरू नहीं हो पाती। मतलब यहाँ पर जो सल्तनत काल का दौर था ये तत्काल तो शुरू नहीं हो पाता, हो सकता है कि बाद में कुछ समय बाद ये शुरू हो। तो जो मध्यकाल है उसको थोड़ा और लेट होता, यहाँ पर विलंब होता, या परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। तो इतिहास पीछे अगर घटनाएं परिवर्तित कर दी जाए तो वो बदल सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इतिहास इसीलिए तो इतिहास है क्योंकि उसमें जो लिख दिया गया वही है, उसमें कुछ परिवर्तन संभव नहीं है। ये बीती हुई बातें हैं। इसके बाद इस समय कन्नौज का राजपूत राजा जयचंद था। किस समय? जिस समय ये आक्रमण कर रहा था और भारत की ओर निगाह डाले हुए था। और ये पृथ्वीराज चौहान का प्रतिद्वंदी था और दुश्मन भी था। देखिए, संयोगिता का जब स्वयंवर होता है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जाते हैं और संयोगिता का अपहरण करते हैं, तो इससे जयचंद का अपमान होता है। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने उसके साथ गलत किया था, इस वजह से उन्हें दंड मिलता है, मतलब जयचंद उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन असली बात क्या थी कि जयचंद की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं थी। वो नहीं चाहता था कि राजपूत शक्ति का जो सर्वोच्च नेता है वो पृथ्वीराज चौहान बनकर रहे। वो खुद इस स्थान पर विराजमान होना चाहता था और इसी के चलते वो यहाँ पर इनसे पहले से ही दुश्मनी रख रहा था। और उस आग में घी पड़ जाता है जब संयोगिता किडनैप होती है और इसी की वजह से वो मोहम्मद गोरी को इनवाइट करता है कि आओ तुम और इन पर हमला करो, और बताता भी है कि इस समय इनकी सेना जो है वो असावधान है, इस समय अगर हमला करोगे तो इन्हें जीतना आसान होगा, अदरवाइज कभी जीत नहीं सकते। और इसका उसे अच्छा खासा फल मिलता है चंदावर के युद्ध में, तो हम आगे देखेंगे। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने गुलाम सैन्य जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, मोहम्मद गोरी के बहुत सारे गुलाम थे, इसका अपना कोई बेटा नहीं था और अपने गुलामों पर ये काफी अपनी कृपा बरसाता था, मतलब ये काफी उनसे लगाव रखता था, अपने बेटों की तरह ही मानता था। वो कहता था कि और जो शहंशाह या शासक हैं उनके 1 या 2 बेटे हैं या 2 से ज्यादा भी हैं, वो उनके राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन मेरे तो हजारों बेटे हैं, सैकड़ों और हजारों की संख्या में मेरे पास बेटे ही बेटे हैं, क्योंकि ये मेरे गुलाम जो हैं यही मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र की भांति हैं और मेरे बाद ये मेरे नाम का खुतबा पढ़वाएंगे और मेरे नाम से सिक्के जारी करवा के मेरे वास्तविक साम्राज्य की स्थापना करेंगे, मतलब मेरी कीर्ति को दूर तक बढ़ाएंगे। और इसी के चलते मोहम्मद गोरी के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इसे संघर्ष करना पड़ता है, बाकी जो है मतलब बाकी जितने गुलाम रहते हैं उनके साथ इसका संघर्ष होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात, सिरोही, कोटा, इसके अलावा बूंदी, उज्जैन, कालिंजर, इन क्षेत्रों को जीता था, मतलब ये योग्य था। इसके बाद मोहम्मद गोरी के एक जनरल बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत पर सैन्य अभियान करके बिहार की राजधानी ओदंतपुर और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था।
ये मोहम्मद गोरी का जनरल था, मतलब एक तरह से सेनापति था, और ये अधीन काम करता था कुतुबुद्दीन ऐबक के, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में ये रहता था। तो ये यहाँ पर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि शिक्षा और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था तत्कालीन, उसे ये नष्ट कर देता है। वहाँ की जो बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां होती हैं उन्हें आग में फेंक देता है बिना सोचे समझे, और पूरे विश्वविद्यालय को तोड़ फोड़ डालता है। इसके बाद 1199 में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन से बंगाल को जीत लिया। उस समय बंगाल पर सेन वंश का शासन था, और इसी सेन वंश के अंतिम शासक के तौर पर लक्ष्मण सेन यहाँ दिखाई देते हैं, और इनसे ये बंगाल को जीत लेता है और यहाँ जो साम्राज्य इनका है वो स्थापित हो जाता है। इसके बाद 15 मार्च 1206 को गोर की ओर लौटते समय, यहाँ आप देख लीजिए, 15 मार्च 1206 को गोर की ओर लौटते समय खोखरों ने एक मुठभेड़ में मोहम्मद गोरी को मार डाला। खोखर जो थे ये इसका काल सिद्ध हुए। खोखर और जाटों से ये बहुत परेशान रहता था, और इससे पहले आपने देखा कि गजनबी का भी यही हाल है। तो ये जनजातियां काफी ज्यादा सशक्त होती थी और बहुत जुझारू थी। ये इतनी जुझारू थी कि अगर जान जाती थी कि पराजय निश्चित है और अगर हारेंगे तो मार डाले जाएंगे, तो ये लड़ते हुए मरना पसंद करती थी। बहुतों का हाथ पैर कट जाता था तब भी लड़ते रहते थे, इतने जुझारू होते थे, और कई दिनों तक बिना दाना पानी लिए, मतलब बिना खाए पिए भी ये लड़ सकते थे। तो इस प्रकार के ये जटिल लोग थे, और ये मोहम्मद गोरी को मार डालते हैं, मतलब उससे मुकाबला करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं 15 मार्च 1206 को। ये कुछ तारीखें हमने देखी और कुछ घटनाक्रमों को देखा। अब यहाँ से जो डिटेल एनालिसिस है, यानी विस्तृत व्याख्या है, वो शुरू होती है। इससे पहले हम सिर्फ तथ्य देख रहे थे, तथ्यों को देख रहे थे, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था, वहाँ एक्सप्लेनेशन कम थी। अब यहाँ देखिए, तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बारे में पहले शुरुआत की गई है, और कहा गया है कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है, मतलब तुर्कों के द्वारा ये मुस्लिम सत्ता जो है ये स्थापित हुई थी। अल्पतगीन, इन्हें देख लीजिए, अल्पतगीन 933 से लेकर 963 इनका दौर था। ये बुखारा के सयानी शासक अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। ये अल्पतगीन कौन था? ये एक तुर्क दास था, किसका? तो सयानी के शासक अब्दुल मलिक का, और वह साहस और परिश्रम के बदौलत, मतलब अपनी योग्यता के बूते, हजीब उल हजाब के पद पर नियुक्त होता है। मतलब इस प्रकार के महत्वपूर्ण पद को ये प्राप्त करता है। ये जो पद है इसका नाम देख लीजिए, हजीब उल हजाब। इसके बाद 956 ईस्वी में यह खुरसान का राज्यपाल नियुक्त होता है। खुरसान का इसे गवर्नर बनाया जाता है। इसने गजनवी वंश की स्थापना की थी, और इसी में महमूद गजनवी का जन्म होता है, आगे आप देखेंगे। और ये जो गजनवी वंश था, इनकी राजधानी क्या थी? ये गजनी थी। तो यहां से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। गजनवी वंश की स्थापना कौन करता है? ये अल्पतगीन करता है, और गजनी को ये राजधानी बनाता है। और इस वंश का नाम यामिनी भी था, तो यामिनी वंश जो है इस नाम से भी इसे जाना जाता है। 963 ईस्वी में अल्पतगीन की जब मृत्यु होती है, तो इसका पुत्र जो था इस्तेहाक, वो यहाँ पे इसहाक या इस्तेहाक इन्हें कहा जाता है, इसहाक वैसे नाम है, ठीक है। तो ये जो अल्पतगीन का बेटा है ये इसका उत्तराधिकारी बनता है। अब यहाँ पर अगला नंबर आता है सुबुक्तगीन का। तो सुबुक्तगीन के बारे में देख लीजिए, ये अल्पतगीन का कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका कोई संबंधी नहीं था, बल्कि उसका एक दास था। बाद में ये रिश्तेदारी जोड़ता है, बाद में ये इसका दामाद बन जाता है, इसकी बेटी से विवाह कर लेता है, और अल्पतगीन ने इसकी योग्यता से खुश होकर इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, जो कि उस समय काफी महत्वपूर्ण होती थी। 977 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है, और वह वस्त्र, दवार, कुसदार, बामियान, तुर्किस्तान और गोर को जीत लेता है। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं इन्हें जीतने का काम करता है। इस समय शाही वंश के राजा जयपाल के साथ इसका युद्ध होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और जयपाल ने संधि में 10 लाख दिरहम, ये मुद्रा होती है 10 लाख दिरहम, इसके अलावा 50 हाथी और कुछ नगर और किले यहाँ संधि के स्वरूप इसे दिए थे। मतलब अच्छा खासा उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद 991 ईस्वी में फिर से दोनों के बीच में युद्ध होता है। मतलब संधि कब हुई थी? संधि होती है ये जयपाल के समय में, और बाद में फिर संधि का उल्लंघन होता है, और एक बार फिर से लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में सुबुक्तगीन फिर से जीत जाता है, और 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ शासक हैं जो कि गजनी वंश के लिए महत्वपूर्ण है। इसका स्थापनकर्ता कौन है? ये अल्पतगीन है, जो कि खुद एक दास था, लेकिन बाद में ये अपनी योग्यता की बदौलत अपना स्थान प्राप्त करता है। उसके बाद बीच में स्थान आता है इसहाक का। इसके बाद इसी क्रम में हम सुबुक्तगीन को देख रहे थे, जो कि खुद एक दास है। किसका दास है? तो ये अल्पतगीन का दास है, और बाद में ये दामाद बन जाता है उसका, और इसे अमीर उल उमरा की उपाधि जो है वो दी जाती है। इसकी योग्यता अच्छी रहती है, उसके बारे में दिया है। इसी क्रम में महमूद गजनवी को देख लीजिए।
देखिए, सुबुक्तगीन के बारे में आपने देखा। अब सुबुक्तगीन के 2 बेटे थे, इसके 2 पुत्र थे, और सामान्य तौर पे किसी राजा के अगर बेटे हों तो वही उत्तराधिकारी बनते हैं। सबके पास मोहम्मद गोरी की तरह गुलाम तो होते नहीं है। अब यहाँ पर महमूद गजनवी ये जो था, ये सुबुक्तगीन का बेटा था। 2 बेटों में से एक था, ये बड़ा था। यहाँ पर 2 भाई थे, इस्माइल और महमूद। गजनवी तो ये बाद में अपनी टाइटल रखता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? महमूद था। तो महमूद बड़ा था और इस्माइल छोटा था। और इस्माइल छोटा होने के साथ साथ राजा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सुबुक्तगीन का ज्यादा लगाव अपने छोटे बेटे इस्माइल के साथ था और वो उसे अपना सक्सेसर अपॉइंट करके जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, महमूद ज्यादा योग्य रहता है, वो इस्माइल के साथ लड़ाई लड़ता है और इस्माइल को बंदी बना लेता है और खुद यहाँ का सुल्तान बन जाता है। अब यहाँ और भी जानकारियां हैं, तो देख लीजिए। महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 में हुआ था और महमूद को जबूली का महमूद या जुबली का महमूद कहा जाता है। जुबली का महमूद कहा जाता है, यहाँ मात्रा गलत लगेगी, इसे जुबली का महमूद कहा जाता है। इसके बाद इतिहासकारों ने महमूद को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? ये महमूद गजनवी था। बगदाद के खलीफा ने इसे यमीन उद दौला और इसके अलावा असीन उल मिल्लत इस प्रकार की उपाधियां दी थी। बगदाद के जो खलीफा होते थे ये शासकों को मान्यता देते थे, इनकी अगर मान्यता मिल जाए तो ये सर्टिफिकेट का काम करती थी। उसके बाद आप अखंड राज्य स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर यमीन उद दौला और असीन उल मिल्लत ये दोनों उपाधियां ये देने वाले कौन है? ये बगदाद के खलीफा हैं। ये देते किसको है? तो महमूद गजनवी को। इसके बाद तुर्की आक्रमण को देख लीजिए। तुर्की आक्रमण का असर क्या होता है? ये तो आक्रमणकारियों को हम देख रहे थे कि किसने किसने यहाँ आक्रमण किया या इसकी शुरुआत कहाँ से होती, लेकिन इसका भारतीय संस्कृति या तत्कालीन समाज पर असर क्या पड़ता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होती है, पहला असर तो यही है। इसके बाद सामंतवादी का ह्रास होने लगता है और शक्ति का केंद्र राजा बन जाता है। मतलब जो पहले वाला समय था वो लौट आता है, लेकिन दूसरे रूप में लौटता है। मौर्य वंश का जो शासनकाल था उस समय शक्ति का केंद्र राजा होता था। बाद में गुप्त वंश में सामंतों का जो दौर है वो शुरू होता है और बाद में वो प्रबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब मुस्लिम शासन की स्थापना होती है तो एक बार फिर से शक्ति का केंद्र राजा बन जाता है, यानी जो साम्राज्य है वो शक्तिशाली होता है। और आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी साम्राज्य जो है वो शुरुआत में केंद्रीकृत रहता है, लेकिन बाद में उसका जो केंद्र है उसमें विघटन शुरू होता है और छोटे छोटे जो कबीले या साम्राज्य हैं वो विकसित होने लगते हैं। यहाँ पर संसार के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध डेवलप होते हैं। बाहर से व्यापार पहले भी होता था, प्राचीन काल में भी आपने देखा है बंदरगाहों का चलन था और विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात होता था, लेकिन यहाँ पर वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि होती है। इसके बाद मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था। यहाँ जो इस्लामिक समाज था उसमें भेदभाव नहीं था, अतः राजपूतों के बाद समाज में भेदभाव में कमी आती है। राजपूतों के समय में समाज में बहुत बड़ा भेदभाव था। यहाँ पर भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा दोष क्या था? वर्ण व्यवस्था और तत्कालीन जो ऊंच नीच की प्रणाली थी कि ये ऊंचे हैं और ये नीचे हैं, और हम ऊंचे हैं तो हम शासन करेंगे और तुम नीचे हो तो तुम मेरे दास हो, पैर धोकर पियो। इस प्रकार की जो विधियां थी ये लोगों के मन में घृणा और नफरत पैदा कर रही थी और लोग इस सभ्यता से उब रहे थे। ये सबसे बड़ी खामी थी और इसी वजह से यहाँ पर जो इस्लामिक समाज था जिसमें भेदभाव था नहीं, वो यहाँ फैलने में काफी हद तक कामयाब होता है। इसके बाद 12वीं शताब्दी में यहाँ एक खास बात दी हुई है, चरखा यानी वस्त्र के लिए सूत तैयार करने की जो मशीन है और यहाँ से वस्त्र बुनने का काम शुरू होता है। तो चरखा ईरान से भारत में आता है और चरखा जब भारत में आता है तो इससे कपड़े के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। कैसे? तो चरखे से पहले सूत काता जाता है, सूत मतलब धागा, रुई होती है, कपास की रुई आमतौर पे यूज की जाती है। तो कपास की रुई को उस पर एक विशेष प्रकार से फैलाकर और चरखे को घुमाया जाता है। गांधी जी चरखा चलाते थे तो आपने देखा होगा। और जब चरखे को घुमाया जाता है तो वो रुई जो है वो एक रेशे में तब्दील होती है, मतलब एक धागा बनती है, मजबूत धागा होता है और फिर उस धागे से कपड़े बुने जाते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं। तो 12वीं शताब्दी में ये ईरान से आता है और कपड़े के उत्पादन को यहाँ से बढ़ावा मिलता है। इसके बाद स्थापत्य कला जो है उस पर इस्लामिक शैली का जो प्रभाव है वो दिखाई देने लगता है। तुर्क शैली और अरबों की जो प्रणाली थी उसका असर इस पर दिखता है और स्थापत्य कला में परिवर्तन आता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना से शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, शहरी संस्कृति यहाँ पर विकसित होती है। दिल्ली सल्तनत में जो ग्रामीण सभ्यता थी वो पीछे रह जाती है, यहाँ शहरी जो संस्कृति है वो आगे निकल जाती है। व्यापार और वाणिज्य यहाँ पर फैलता है। विदेशी व्यापार तो बढ़ता ही है, लेकिन जो आंतरिक व्यापार है वो भी यहाँ पर प्रबल हो जाता है। बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया, धर्मांतरण किया गया। यहाँ किसी धर्म को कोसा या
उसकी बुराई नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ पर धर्मांतरण किया गया था, ये वास्तविकता है। इसके बाद मक्का जो है वो सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ से अब देखिए, यहाँ मक्का और मदीना के बारे में चर्चा की जा रही है क्योंकि यहाँ मोहम्मद साहब का जन्म होता है, और मतलब मक्का उनकी जन्मस्थली थी और मदीना उनका कार्य क्षेत्र था। तो दोनों के बारे में देखना है, देख लीजिए। मक्का जो है ये सऊदी अरब में है और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब, उनका जन्म होता है। और यही कारण है कि ये मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। ये मोहम्मद साहब के बारे में है, मतलब इस्लाम का उदय यहीं से माना जाता है और उसके बाद उसका प्रसार होता है, और प्रसार होते होते अंत में वो भारत में प्रवेश करता है। ये चीजें हैं। इसके बाद वैदिक संस्कृति के बारे में देखा जाए तो ऋग्वेद में उल्लिखित, यहाँ आप देख लीजिए, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और आप जानते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। तो वही चीज है, भरत के नाम से भरत कबीला और उसी से भारत। और भारत शब्द का मतलब होता है आत्मा का प्रकाश या अंदर का प्रकाश, इसका शाब्दिक मतलब है। इसके बाद यहाँ परंपरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुष्यंत के पुत्र भरत, इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ये जैन विद्वान है, इनका अपना मत है, लेकिन जो वैदिक संस्कृति है उसका यही कहना है कि दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे भरत, उन्हीं के नाम पे हमारा देश भारत के नाम से जाना जाता है, और यही हमारे देश का मूल नाम है। बाकी सब तो बाहरी लोगों के द्वारा रखे गए हैं। और इसीलिए इस समय बहस छिड़ी हुई है कि अपने देश को हम लोग इंडिया क्यों बुलाते हैं, भारत ही क्यों नहीं कहते, इसे मूल नाम से ही क्यों नहीं पुकारते। मतलब इंग्लिश में भी भारत टाइप कीजिए और हिंदी में भी भारत लिखिए, तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है तो। आगे चलते हैं। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कह के संबोधित किया। हिंदुस्तान क्यों कहा? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था, मतलब उनके हिसाब से ये सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी इसकी पश्चिमी सीमा पर थी, तो सिंधु के किनारे है तो सिंधुस्तान, और सिंधु को यहाँ पे हिंद के नाम से बुलाया गया, तो इसलिए हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से ईरानियों के द्वारा ये संबोधन दिया गया था हिंदुस्तान। और यूनानी लोग जो थे ये अपने देश को इंडिया कहते थे। और यहाँ पर हिंद शब्द दिया हुआ है, तो हिंद ये भारत के लिए इस्तेमाल होता है। जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का जो सबसे पहला इस्तेमाल है वो अरबों के द्वारा किया गया। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदुस्तान कह के भारत को संबोधित करने वाले ईरानी हैं, लेकिन हिंदू शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले ये अरब है। हिंदू शब्द जो है ये एक धर्म का प्रतीक बन गया है, लेकिन उस समय भारत के लोगों के लिए इसे यूज किया जाता था। मतलब भारत में जो भी जनता है वो हिंदू है, ऐसा यहाँ पर इनका मत था। मतलब किसका मत था? ये अरबों का मत था। और क्यों? क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए प्रदेश में रहते हैं या इलाके में रहते हैं, और सिंध को वो लोग हिंद कहते थे, स को ह बोलते थे, ये उनका उच्चारण था। मतलब सिंधु वास्तविक नाम है, आप जानते हैं, और उसको स को ह बुलाते थे तो कहते थे कि हिंदू है या हिंद है, और इसके किनारे बसे हुए जो लोग हैं वो हिंदू हैं। तो भारत के जितने लोग हैं वो इनके हिसाब से उस समय हिंदू थे। आगे चलते हैं। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है, लेकिन ये 711 वाला जो आक्रमण है ये पूर्ण सफल नहीं होता है, और बाद में जो सफल आक्रमण है वो 712 में होता है। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत पर आक्रमण का प्रयास और भी किया गया था। ये पहले से ही चल रहा है। जो खिलाफत का दौर था और खलीफाओं का साम्राज्य था, मतलब बाहरी दुनिया में, वहां से यहाँ पर आक्रमण लगातार हो रहे थे। तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, लेकिन ये पराजित होता है और उसके बाद मारा जाता है। उसके बाद दूसरा आक्रमण जो है वो बुदैल के नेतृत्व में होता है और ये भी असफल होता है। इन परिस्थितियों में इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और यहाँ पर काफी अच्छा खासा संघर्ष होता है, और अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त की। तो आक्रमण हुआ था 711 में, लेकिन जो विजय यानी सफलता मिलती है वो 712 में मिलती है। और जिस समय आक्रमण होता है उस समय सिंध पर चच के पुत्र, और ये गलत है, चच के भतीजे दाहिर का शासन था, पुत्र नहीं था, भतीजा था। चच जो था ये चाच वंश की नींव डालता है। ये खुद एक ब्राह्मण रहता है जो कि साहसी सम्राट की रानी रहती है उनके साथ विवाह कर लेता है। मतलब साहसी वंश के राजा के साथ राय परिवार का शासन रहता है, और उसका जो अंतिम शासक था वो साहसी था। उनकी रानी के साथ ये विवाह करके वहां पर अपना राजा बन जाता है, और यहाँ से चाच वंश की नींव डालता है। तो चाच का भतीजा जो था यहाँ पर दाहिर था, वो एक अयोग्य शासक था, और वो जब युद्ध छिड़ता है तो भाग जाता है, और इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ जीत हासिल होती है 712 में। फारसी ग्रंथ है चचनामा,
इसमें अरबों का जो सिंध विजय का पूरा घटनाक्रम है उसका ब्यौरा दिया गया है। यहाँ पर अनूदित जो ग्रंथ है उसकी बात की जा रही है। एक चीज नोट दी गई है, यहाँ पे नोट के रूप में दिया है, ये महत्वपूर्ण है। भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण के वर्ष के बारे में मतभेद है। मतभेद वही है कि सफल और असफल इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही यहाँ देखना है। तो 711 ईस्वी कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 712। बीडी महाजन ये जो इतिहासकार है इनका कहना है कि 711 ईस्वी, और हरिश्चंद्र वर्मा जो ये इतिहासकार है इनका कहना है 712 ईस्वी। तो अंतर वही है। देखिए जो बड़ी सफलता इन्हें प्राप्त होती है यानी वास्तविक जो सक्सेस है वो इन्हें 712 में ही मिलती है, लेकिन आंशिक या अधूरी सफलता जो है वो 711 में मिलती है। तो आक्रमण अगर पूछेगा तो 711 होगा, लेकिन सफल आक्रमण अगर पूछेगा तो 712 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है और हो सकता है कि अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो वहां पर डाउट क्रिएट हो। इसके बाद गजनी वंश का जो संस्थापक था वो अलप्तगीन था, ये आपने पीछे देखा है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था और 998 ईस्वी में महमूद जो है ये गजनी का शासक बनता है और महमूद गजनवी कहलाता है। गजनी को ये राजधानी बनाते ही है, ये आप यहाँ जान गए हैं। इसके बाद सर हेनरी इलियट के अनुसार, ये एक विदेशी इतिहासकार थे, इनका ये कहना था कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये इनका कहना था। और भीमदेव प्रथम ये राजा थे। भीमदेव प्रथम 1022 से लेकर 1064 इनका शासनकाल है। इनके शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और ये जो भीमदेव हैं ये भाग जाते हैं। ये बहादुरी से सामना करके वहां शहीद होने की बजाय वहां से पलायन कर जाते हैं। इसके बाद महमूद गजनवी का चंदेलों पर जो पहला आक्रमण था वो 1019-20 के आसपास हुआ था और उस समय चंदेल वंश का जो शासक था वो विद्याधर था, जो इस वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, एकमात्र ये बहादुर था। इसके बाद 1000 यहाँ पर जो आक्रमण हुआ था असल में महमूद गजनवी लुटेरे की हैसियत से आया था। यहाँ धर्म को आप बेस बनाकर कोई कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतिहास की घटनाएं हैं और जो तथ्य है उनकी जानकारी देना आवश्यक है, इसलिए यहाँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखिएगा, निष्पक्ष होकर इतिहास को देखिए। ये बात बार बार कही जाती है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मध्यकालीन भारत का जो इतिहास उस पर MCQs बनाए गए थे, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी की गई थी, उसके पीछे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि इतिहास को निष्पक्ष होकर देखिए। अब यहाँ पर ये अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। आगे चलते हैं। 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में महमूद गजनवी, यानी जिसे गजनी और गजनवी दोनों नाम से संबोधित किया जाता था, ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन इन आक्रमणों का उद्देश्य मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना नहीं था। ये किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में नहीं आता है, बल्कि लूटपाट करने के लिए आता है। ये चीजें हमने पीछे भी देखी है। और बगदाद के खलीफा के द्वारा इसे कुछ मानद उपाधियां दी गई रहती हैं, मतलब ये सम्मान सूचक उपाधियां हैं जो कि इसे प्रतिष्ठा देती हैं, एक शहंशाह या सुल्तान के रूप में मान्यता देती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप अल कादिर बिल्लाह, ये कौन है? अल कादिर बिल्लाह, ये बगदाद के उस समय के खलीफा थे और इन्होंने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला, इसके अलावा आमीन उल मिल्ला इस प्रकार की जो उपाधियां हैं ये दी थी। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था, इसके गुण भी थे। हर आदमी के अंदर क्वालिटी भी होती है और कुछ अवगुण भी होते हैं। तो इसकी जो क्वालिटीज थी वो दी हुई है कि ये शिक्षित था, पढ़ा लिखा था और काफी सभ्य भी था, और यह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में ये इकट्ठा करता था, मतलब किया भी था। और इसके दरबारी इतिहासकार का नाम उत्बी था। और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं और लेखक हैं, आपने उनका नाम पीछे देखा है, अलबरूनी उन्हीं में से एक था। तो उत्बी जो था इसका दरबारी इतिहासकार था और इसने किताबुल यामिनी लिखी है। यामिनी वंश यही गजनी वंश को कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है। तो किताबुल यामिनी लिखी है और तारीख यामिनी, ये 2 किताबें उत्बी की हैं। इस प्रकार के ग्रंथों की रचना ये करता है, जो कि इसका दरबारी इतिहासकार है। इसके अतिरिक्त इसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान अलबरूनी, संस्कृत भाषा का भी ये काफी जानकार था अलबरूनी। इसने अपना जो ज्ञान था उसको इतना विस्तृत कर लिया था कि ये दूसरी भाषाओं को भी जानता था। और संस्कृत भाषा इसने क्यों सीखी? ताकि संस्कृत के जो ऐतिहासिक या पौराणिक ग्रंथ है उसका ये अनुवाद कर सके। अनुवाद करने के पर्पज से इसने लैंग्वेज को सीखा था। फिलहाल ये उच्च कोटि का जो विद्वान था अलबरूनी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी श्री पैपीय की उपाधि दी थी। यहाँ पूर्वी पेप्स या पूर्वी श्री पैपीय की जो उपाधि है वो किसको दी जाती है? बैहाकी को दी जाती है लेनपुल के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इस प्रकार के जो महान इतिहासकार या महान विद्वान थे वो इसके दरबार में रहते थे। फारस का कवि था उजारी, वो भी था यहाँ पर। खुरसानी विद्वान था तूसी और उनसुरी, ये सब भी यहाँ पर थे। इसके अलावा अजदी और फारूकी, इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण विद्वान और व्यक्ति थे वो इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त करते थे। मतलब ये विद्या का कद्रदान था। जो विद्वान लोग थे या विद्या थी उसका सम्मान करता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा अवगुण था इसका लालची होना, और वही लालच इसे बर्बाद करता है। इसके बाद शाहनामा का लेखक है फिरदौसी, और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। अलग अलग लेखकों को विभिन्न उपाधियां दी गई हैं, तो फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और इसने क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है। फरिश्ता, ये एक और लेखक है, इतिहासकार है। 1560 से लेकर 1620 ईस्वी इसने तारीख है फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी, ये दोनों एक ही किताबों के नाम हैं। तारीख है फरिश्ता को ही गुलशन ए इब्राहिमी के नाम से जाना जाता है। ये किताब इसने लिखी थी। और इसका नाम यानी फरिश्ते का नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम। यहां आप देख सकते हैं, ये देखिए, पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह या हिंद शाह, और इसकी पुस्तक का नाम था तारीख ए फरिश्ता। ये बीजापुर के सम्राट या शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। मतलब कोई ना कोई किताब ये लोग लिखते थे, और वो किताब जो होती थी तत्कालीन किसी शहंशाह या शासक को समर्पित होती थी, क्योंकि उनके संरक्षण में वो लिखी जाती थी। तो यहाँ ये जो तारीख है फरिश्ता नाम की जो किताब है, ये इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित की गई है, जो कि बीजापुर के शासक थे। इसके बाद महमूद गजनवी के साथ जो प्रतिष्ठित इतिहासकार आता है अलबरूनी, ये 11वीं शताब्दी में आता है। इसका आने का समय भारत में जो है वो 11वीं शताब्दी है, और इसकी किताब है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जो कि तत्कालीन भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का ब्यौरा देती है। उस समय का भारतीय समाज कैसा था, और उस समय की सभ्यता और संस्कृति कैसी थी, और उसमें किस प्रकार के बदलाव आ रहे थे, ये सारी सूचनाएं यहाँ से मिलती है। काफी अच्छी किताब है तहकीक हिंद, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुसलमान था वो अलबरूनी था। इसके अंदर एक जिज्ञासा थी, मतलब ये जानना चाहता था हर चीज को, और उसी के चलते ये विभिन्न भाषाओं को सीखता था और उससे संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करता था। तो आपने पीछे देखा है कि ये संस्कृत का जानकार था, और इसी के चलते ये पुराणों का अध्ययन करता है। संस्कृत सीखता है और उसके बाद पुराण पढ़ता है, और फिर उन जो पुराण ग्रंथ होते हैं उनका अनुवाद करने का प्रयास करता है। इसका जन्म 973 ईस्वी में होता है, और यह खीवा मतलब जो प्राचीन ख्वारिज्म था उस देश का रहने वाला था, मतलब वहीं पर यह पैदा होता है। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और अलबरूनी सिर्फ इतिहासकार नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जो थी वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी थी। मतलब ये सिर्फ इतिहास में ही रुचि नहीं रखता था, इसके अलावा भूगोल, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र, इस प्रकार की जो विधाएं थी उसमें भी ये उतनी ही रुचि दिखाता था। इसने संस्कृत का अध्ययन किया था और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया था। उपयोग का मतलब अनुवाद किया था। ये यहाँ दिया हुआ है, जिसमें यहाँ आप देख लीजिए कौन कौन सी किताबें हैं जिसका ये अनुवाद करता है। तो ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वाराह मिहिर की जो रचनाएं हैं उसका इसने अनुवाद किया था और उसे पढ़ रखा था। इसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया है। मतलब इसकी जो मूल रचनाएं हैं जो इसने खुद से लिखी है उसमें इसने संदर्भ लिया है, अलग अलग जगह से रेफरेंस लिया है। तो वो रेफरेंस भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण का भी है, क्योंकि ये जो पुराण थे और भगवत गीता खुद ये तत्कालीन राजवंशों को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। आपने देखा है कि पुराणों से तत्कालीन राजवंशों का इतिहास पता चलता है। मत्स्य पुराण हो, वायु पुराण हो, विष्णु पुराण हो, इनसे विभिन्न वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। तो उस जानकारी का उपयोग और इन संदर्भों का उपयोग अलबरूनी ने किया। इसके बाद अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की, और सबसे पहले एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में किया। तो इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है वो करने वाले व्यक्ति है एडवर्ड साची, और इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति है वो रजनीकांत शर्मा है। यहां तक हमने अलबरूनी को देखा, और आगे भी हम महमूद गजनवी के बारे में देखेंगे, उसने कौन से सिक्के जारी करवाए और उसके समय में और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।